हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 12 मार्च 2024। आई होप ये वाला लेक्चर आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं इस आईएनए के क्लासेस में। खास करके जो हॉट्स टॉपिक होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो टॉपिक होते हैं, जो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं, डिटेल्ड में कवर करते हुए चलते हैं। तो अच्छे से सारे न्यूज़ को रिवाइज करते हुए चलिएगा और नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास सोर्सेज बहुत सारे हो करंट अफेयर के और आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो सबसे पहला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोमई जजमेंट का जो केस था वो 1994 का, जिसको 9 जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। उसके अब 30 साल यहाँ पे पूरे हो गए हैं। उसी को लेकर के ये बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। और ये इसका फैसला को यहाँ पे 30 साल पूरे हो गए। ये बेसिकली अनुच्छेद 356 से रिलेटेड है, जिसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली गवर्नर का जो पावर है उसको लेकर के यहाँ पे ये जो सुनवाई है ये उसी से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं 356 के तहत बेसिकली प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। दो दो अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है। एक होता है अनुच्छेद 356 और एक होता है अनुच्छेद 365। अगर कोई राज्य संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस वहाँ पे राज्यपाल के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है किसको, प्रेसिडेंट को, ताकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर के। तो अगर कोई अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो समझ में आ गया कि 356 कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर कोई स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 महीने के भीतर अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर ये अनुमोदित नहीं किया जाता है, अगर ये प्रोक्लेमेशन नहीं होता है दोनों हाउसेस के द्वारा पार्लियामेंट के, तो 2 महीने के अंदर अगर ये नहीं होता है तो फिर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे हट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। वापस से पूरा जो रूलिंग पार्टी थी उनका वहाँ पे पावर वापस से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये प्रोक्लेमेशन अगर रिक्वायर्स होता है हर 6 महीने के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करने के लिए, यह अनुमोदन वहाँ पे होना चाहिए, सदनों के द्वारा पास होना चाहिए। अगर ये पास नहीं होता है तो वापस से जो पावर में थी पार्टी वो वापस से अस्तित्व में आ जाएगी। ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के बेसिकली ये आपका जजमेंट आया था। देख सकते हैं 1989 की बात यहाँ पे कही जा रही है। कर्नाटका के राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंट को सिफारिश की गई थी। जब 19 विधायक वहाँ के रूलिंग पार्टी के द्वारा बेसिकली उन्होंने अपना समर्थन ले लिया था, तो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश की गई थी। यही इसी तरह का मामला आपको देखने को मिला था दूसरे राज्यों में भी। मेघालय में भी आप देख सकते हैं, नागालैंड में भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के मामले जो है वहाँ देखने को मिले थे। और ये फिर जुडिशियल रिव्यू में, ये जो राष्ट्रपति शासन के बाद जुडिशियल रिव्यू में ये बातें जो है वो जाती है और वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ों को वहाँ पे देखता है। वहाँ पे चेक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वाकई में वहाँ पे इलीगल तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, असंवैधानिक तरीके से वहाँ पे चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाता है, दुरुपयोग देखा जाता है, शक्ति का दुरुपयोग वहाँ पे सरकार के द्वारा किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। तो बाहरी विचारों वगैरह ये सारी चीज़ें जो है धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक समीक्षा जो है वहाँ पे होता है, चेक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर इसको फिर आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 में भी ये फैसला जो है इसको लेकर के खारिज कर दिया गया था। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो लगा था राजस्थान में उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देख करके जुडिशियल रिव्यू करता है उस पर्टिकुलर राज्य में, और चीज़ें वाकई में वैसे ही निकलती है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पे कंटिन्यू रहता है, नहीं तो फिर उसको उस फैसले को यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है। संसद द्वारा उद्घोषणा की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति जो है राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिसॉल्व करने की बात यहाँ पे कही जा रही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और ये तभी हो पाएगा, प्रेसिडेंट उसको तभी डिसॉल्व कर पाएगा जब संसद के द्वारा उसको वहाँ से अप्रूव किया गया है तभी। तब तक क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट उसको बस सस्पेंड कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये यहाँ पे निकल करके आ रहा है। अगर सस्पेंडेड गवर्नमेंट जो है वो वापस से पावर में आ जाएगी अगर पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर जो है उनके द्वारा ये
उनके द्वारा अप्रूवल नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे निकल करके आती है इस जजमेंट के तहत, तो ये ध्यान रख सकते हैं। 2 महीने के भीतर अगर संसदीय अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो जो सरकार जो निलंबित हुई है वो वापस से बहाली में आ जाएगी, ये बात ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है उस टाइम पे देखने को मिला था। और वहाँ पे उसी का यहाँ पे जो 9 जजों का जो बेंच था उनके द्वारा ये जो है सुनवाई हुई थी और ये उनके द्वारा घोषणा की गई थी जजमेंट। ये इसका प्रभाव क्या है, तो ये केस का प्रभाव यही हुआ कि गवर्नर की पावर को बेसिकली राज्य में चेक करने को लेकर के ये केस जो है वो डेडिकेटेड है। यहाँ पे फेडरलिज्म जो कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे देखा गया है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो संबंध को यहाँ पे देखा जाता है, किस तरह से कोई केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का क्या संबंध है उसको यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है इस जजमेंट के तहत। और विधानसभा के पटल को सरकार के बहुमत के लिए परीक्षण स्थल यहाँ पे बनाया भी जाता है। देख सकते हैं असेंबली फ्लोर को यहाँ पे टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चेक करने के लिए, वही इस जजमेंट के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पहला न्यूज़ था। अगला न्यूज़ की बात करें तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलेगा, जिसका नाम है गोरसम कोरा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बेसिकली तवांग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो अभी खत्म हुआ है, कंक्लूड हुआ है। ये सालाना ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? गोरसम कॉटन में। ये बेसिकली 93 फीट ऊंचा ये स्तूपा है, बेसिकली स्तूप है, जो कि 13वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे लोकल मॉन्क जो लामा प्रधान है उनके द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया था, जो कि स्थानीय भिक्षु लामा प्रधान के द्वारा इसको बनाया गया था। इसकी थीम की अगर बात करें, इस महोत्सव की थीम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शून्य अपशिष्ट महोत्सव जो है इस वर्ष का आपको थीम देखने को मिलेगा। बेसिकली नागरिक अधिकारियों के सहयोग से जेमिकथांग के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सिविल अथॉरिटीज़ के साथ, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ जेमिथांग वैली की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐतिहासिक महत्व यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14th दलाई लामा के रूप में यहाँ पे इसको जो है तिब्बत से इसको यहाँ पे लिया गया है। 1959 में इसको यहाँ पे शरण में लिया गया है। देख सकते हैं भूटानी नागरिकों सहित श्रद्धालु चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के आखिरी दिन के दौरान पुण्य अवसर मनाने के लिए त्यौहार के दौरान आते हैं। तो भूटान से लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूनर, पहला जो ल्यूनर कैलेंडर होता है उसके आखिरी दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मंथ के ल्यूनर कैलेंडर के आखिरी दिन यहाँ पे भूटान से भी लोग जो है जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आते हैं इस त्यौहार को में और ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगले न्यूज़ की बात करें तो ये भी न्यूज़ जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे बेसिकली सेला टनल की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये टनल जो है बेसिकली तेजपुर जो कि असम में लोकेटेड है उसको तावंग जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों जगह को यहाँ पे कनेक्ट करता है। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको जो बनाया गया है, ये बेसिकली सीमा सड़क संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया, सेला सुरंग याद रखिएगा। और ये पश्चिमी कामेंग जिले में तेजपुर को तवांग से जोड़ने का काम यहाँ पे इस सड़क के द्वारा किया जाता है। न्यू ऑस्ट्रेलियन टर्निंग मेथड यानी NATM का उपयोग करके इसको निर्मित किया गया है। NATM का छिड़काव की अगर हम लोग बात करें तो इसको कंक्रीट और अन्य समर्थन की मदद से इस सुरंग को यहाँ पे बनाया गया है और सुरंग की स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइलेन टनल आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1.5 किलोमीटर का ये टनल जो है बेसिकली हर वेदर की कनेक्टिविटी में ये बेसिकली इसको ये प्रोवाइड करता है, ये सह सकता है, ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। कितनी ऊंचाई पर इस टनल को बनाया गया है तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल जो है ये सुरंग को यहाँ पे निर्माण किया गया है। हर मौसम में कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा और दुनिया का सबसे लंबी बाइलेन सुरंग ये आपको देखने को मिलेगा 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई में, ये देख सकते हैं। NATM का उपयोग करके इसको निर्माण किया गया है। न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे कंक्रीट और अन्य समर्थन की मदद से सुरंग की परिधि को स्थिर करके इसको यहाँ पे निर्माण किया गया है। उद्घाटन जो है मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले को ये तेजपुर जो कि असम में है उसको यहाँ पे जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। अगला न्यूज़ जो है बेसिकली असम से रिलेटेड है। लचित बोरफुकन की बात यहाँ पे कही जा रही है। उनका 125 फुट ऊंचा स्टैचू यहाँ पे जो है अनावरण किया गया है। ये बेसिकली अहोम किंगडम के जनरल ऑफ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली बैटल ऑफ सरायघाट जो कि 1671 में ये लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने विजय हासिल की थी मुगल आर्मी के खिलाफ, देख सकते हैं।
ये इनका जन्म की अगर हम लोग बात करें तो चराइदेव डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, चराइदेव जिले में ये पैदा हुए थे। और ये बेसिकली आदिवासी के, असम के आदिवासियों के द्वारा ये ब्रॉटअप हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और इन्होंने मुगल आर्मी को हराया है बैटल ऑफ सरायगढ़ में, जो कि 1671 में हुआ था। देख सकते हैं 1622 में इनकी जन्म हुई थी और इनकी मृत्यु जो है 1672 में हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करें तो 1999 से सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बरफुकन स्वर्ण पदक यहाँ पे दिया जाता है, देख सकते हैं 1999 से। ठीक है, जो बेसिकली बेस्ट कैडेट होते हैं उनको ये मेडल यहाँ पे दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया जाता है। जो बेस्ट कैडेट होते हैं 1999 से बात कही जा रही है, एनडीए के द्वारा इसको दिया जाता है। लचित जो है, लचित दिवस भी यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वो असम के द्वारा, जो कि 24 नवंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लचित दिवस यहाँ देख सकते हैं। और इनके नाम पे एक पुस्तक भी जारी की गई है 2022 में, जिसका विमोचन जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम की अगर मैं बात करूं तो लाचित बोरफुकन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, असम हीरो हु हॉल्टेड द मुगल, यानी असम के हीरो हु हॉल्टेड द मुगल्स नाम का एक पुस्तक है, जिसको 2022 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ अगर मैं बात करूँ तो देशभक्ति देख सकते हैं, प्रेरणादायक नेतृत्व देख सकते हैं, साहस और निडरता देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो है ये पूरी तरह से दिखाती है, दर्शाती है। तो इन्हीं का स्टैचू यहाँ पे 125 फीट ऊंचा स्टैचू आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अहोम साम्राज्य के ये जनरल थे, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 24 नवंबर को, 24 नवंबर कैसे याद रखेंगे, 26 नवंबर से 2 दिन कम, जो बेसिकली यहाँ पे 26 नवंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे 2 दिन पहले, 2 दिन कम, आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 नवंबर को यहाँ पे ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है असम के द्वारा, असम राज्य के द्वारा। ठीक है, अगला न्यूज़ की बात करें तो गोल्डन लंगूर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सर्वे हुआ है। ठीक है, इस सर्वे में भारत में अगर बात करें तो गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है, 7396 आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के लार्ज ग्रुप से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोलोबाइन, याद रखते हैं, पत्ते खाने वाले प्राइमेट, जिनका जुगाली करने वाले जानवर, जैसे बहुकक्षीय पेट होता है जो बेसिकली जुगाली करते हैं, ये उस कैटेगरी के बंदर के अंतर्गत आते हैं, जिनको ये कहा जाता है कोलोबाइन, ये ध्यान रख सकते हैं। IUCN की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आज के डेट में देखने को मिलेगा, यानी लुप्त प्राय कैटेगरी में है। तो इनको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ना आ सके। अगर मैं इसकी बात करूँ, CITES की बात करूँ तो ये अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूँ तो शेड्यूल 1 में यहाँ पे इनको रखा गया है। ठीक है, इनका जो कलर की बात करूँ तो ये सीजन वाइज चेंज होता रहता है इस लंगूर का कलर। अगर मैं बात करूँ गर्मियों के दिन की बात करूँ तो क्रीम कलर के ये बंदर आपको देखने को मिलेंगे, और सर्दियों की बात करूँ तो इनका कलर जो है वो बदल करके डार्क गोल्डन हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये हमेशा ग्रुप में ही आपको देखने को मिलेंगे, ये हमेशा 3 से 15 के ग्रुप में ही ये बेसिकली घूमते हैं रहते हैं। पर्यावास की बात करूँ तो असम और भूटान में जनरली ये देखने को मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी के पास। ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो क्लाइमेट है वहाँ पे ये जनरली खास करके पाए जाते हैं, असम और भूटान वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो अभी फिलहाल इनका सर्वे हुआ है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, लुप्त प्राय कैटेगरी में है, और टोटल नंबर्स की बात करूँ तो 7396 आपको भारत में देखने को मिलेंगे आज के डेट में, इनकी नंबर्स है, संख्या है। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड है। अभी उत्तराखंड में 8,275 करोड़ रुपए का 122 प्रोजेक्ट जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया वर्चुअली तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगर इसकी कैटेगराइजेशन की मैं बात करूँ तो 1048 करोड़ रुपए का 11 डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, और जबकि 15 डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ उसके 7,227 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसका शिलान्यास यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, CM ने ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर की शुरुआत की है, इसके साथ साथ प्रीपेड मीटर की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा, और टूल किट्स भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं रजिस्टर्ड वर्कर्स को, जो बेसिकली बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शंस वर्क में इन्वॉल्व हैं। इनके साथ साथ अलॉटमेंट लेटर्स भी यहाँ पे दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर के, किनको, जो इंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमी लोग हैं, उनको यहाँ पे ये पत्र जो है वो वितरित किया गया, ताकि एक तरह से क्या किया जा सके,
इनको फ़ायदा मिल सके। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री 16 स्वरोजगार योजना के तहत। इसके तहत इनको यहाँ पे एक लेटर प्रोवाइड किया गया ताकि उनसे इनको फ़ायदा मिल सके। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये योजना किससे संबंधित है। तो ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये आपका योजना जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर करता है। यानी इंडिविजुअल्स लोगों को यहाँ पे इस योजना में इन्वॉल्व करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। सोलर एनर्जी फार्मिंग के द्वारा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करने की बात कही जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और इसके तहत इस एम का जो इस स्कीम का जो उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, उसको प्रमोट करना है और एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना है यूथ के अंतर्गत, ताकि जो बेसिकली प्रवासी लोग हैं और जो स्वरोजगार के अवसर को यहाँ पे प्रदान किया जा सके। तो हरित ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा देना है और राज्य के युवाओं और लौटने वाले प्रवासियों को स्वरोजगार जो है वो यहाँ पे प्रदान करना है। ये इस योजना का उद्देश्य है। किस योजना का? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के इकोनॉमिक को और यहाँ पे बढ़ावा देना है। यहाँ पे टारगेट रखा गया है सीएम के द्वारा कि अगले 5 साल में यहाँ की जो जीडीपी है उसको यहाँ पे डबल करना है। इसी को लेकर के ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जा रहे हैं और यहाँ पे इनोवेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2025 तक यहाँ पे इनोवेशंस को और यहाँ पे बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पे इस योजना के तहत यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो भी लाभार्थी होंगे जो इस योजना से जुड़े हुए हैं उनको सोलर प्लांट यहाँ पे अलॉट किया जाएगा और 25 किलोवाट तक की बिजली जो है वो इनको यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे फ्री में। ये ध्यान रख सकते हैं 25 किलोवाट के सोलर प्लांट को यहाँ पे आवंटित किए जाएंगे, जहाँ पे जितने भी लाभार्थी जो है वो जो इस योजना से जुड़ेंगे। तो स्वरोजगार योजना की शुरुआत यहाँ पे करने को लेकर के इस योजना को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर के यहाँ पे ये अनावरण आपको देखने को मिलेगा। ये सारे 8,000 करोड़ रुपए के यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था। कहाँ से? किस राज्य से? तो उत्तराखंड से रिलेटेड। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली बिहार से रिलेटेड है। इसको अच्छे से समझिएगा। आयुष्मान भारत कार्ड्स को लेकर के बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है 5 लाख तक का हर परिवार को मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय इनके द्वारा लिया गया है। उन लोगों को जो आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारक जो है उनको ये योजना का लाभ प्रोवाइड करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। कितना? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है हर साल। ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें मुख्य बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो अगर 6 दिनों की बात करें इस आयुष्मान भारत योजना को लेकर के, तो 6 दिनों में 8 मार्च यानी 11 बजे तक की अगर हम लोग बात करें तो 1 करोड़ परिवार को यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को जो कि आया था, पास किया गया था संसद के द्वारा। तो इसके तहत भी यहाँ पे हर परिवार को हर साल यहाँ पे क्या किया जाएगा? 5 किलो राइस यहाँ पे देने की बात कही जा रही है और फ्री ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए का हर साल यहाँ पे इनको कवर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? वो राशन कार्ड होल्डर होने चाहिए, तभी जा करके आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग डेटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो कौन सा राज्य के लोग जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे दिया गया, तो सिवान जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे 5,99,600 लोगों को यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे अलॉट किया गया दिया गया है। ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ये डेटा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है 6 दिन का जो कैंपेन हुआ था उसके अंतर्गत। इसके बाद दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मुजफ्फरपुर, जहाँ पे 5,44,018 लोगों को ये यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे दिया गया। इसके बाद फिर पटना आता है, 5,02,92 लोगों को यहाँ पे दिया गया। 4,72,977 लोगों को मधुबनी जिले में जो है उनको यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे दिया गया। अब ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान भारत कार्ड जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है जिनको यहाँ पे कार्ड इशू हुआ है, ये वो वाले डिस्ट्रिक्ट है। टॉप 5 की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, टॉप 4 की बात करूँ तो अब वो डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आंकड़ा, जो सबसे कम जहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड जो है इशू हुआ है
तो देख सकते हैं शिवहर सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलेगा, 47,288 लोगों को ही यहाँ पे बस जो है ये कार्ड यहाँ पे दिया गया। फिर शेखपुरा आप देख सकते हैं 58,132 लोग, किशनगंज देख सकते हैं 76,861 लोग, और मुंगेर देख सकते हैं 99,964 लोग यहाँ पे कार्ड इशू किया गया, ये देख सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारे आंकड़े टॉप 4 स्टेट और बॉटम 4 स्टेट यहाँ पे बताया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम लोग इस योजना की बात करें, प्रधानमंत्री जय आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे सरकार के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है। फरवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और ख़ास करके जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के जो लोग हैं उन परिवार को यहाँ पे 5 लाख पर फैमिली मेंबर को यहाँ पे सम एश्योर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये ध्यान रख सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ पैकेज की में बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है इस कार्ड के अंतर्गत, तो इस पैकेज में सर्जरी आपकी इन्वॉल्व है, चिकित्सा देख सकते हैं, डे केयर उपचार आप करा सकते हैं, दवाई भी यहाँ पे आपका इंक्लूसिव है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और निदान की लागत भी जो है वो भी इसमें आपकी शामिल है, डायग्नोस्टिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है ये भी आपका इसमें इन्वॉल्व है, ये ध्यान रख सकते हैं इस पैकेज के अंतर्गत। लाभ यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, तो बेसिकली उन लोगों को दिया जा रहा है जो बेसिकली SECC डेटा के अंतर्गत आते हैं, पहचाने जाते हैं इस योजना के तहत, उन लाभार्थी को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC बेसिकली जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर सकें जो बेसिकली SECC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उनको इनका फ़ायदा दे सके। ठीक है, तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, राष्ट्र लेवल पे ये बेसिकली जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो बेसिकली SECC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसकी फंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो इस योजना को जो फंड किया जाता है वो शेयरिंग में आपको देखने को मिलेगा, 60 आप देख सकते हैं सभी स्टेट्स को यहाँ पे, और 40 यहाँ पे यूटीज़ को यहाँ पे उसके खुद के जो विधानमंडल है वहाँ से इनको यहाँ पे स्कीम को फंड किया जा रहा है। 90 की अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देख सकते हैं फंड किया जाता है, और 10 यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यहाँ पे किया जाता है फंड, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और 100% अगर बात करूं तो फंडिंग पूरी यूटी को यहाँ पे की जाती है बिना किसी विधानमंडल का इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, ये आप देख सकते हैं। तो ये शेयरिंग आपको देखने को मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि फंड यहाँ पे रिलीज किया जाता है, देख सकते हैं। यानी 60% आप देख सकते हैं सभी स्टेट्स और यूटी को 60% केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाता है, 40% राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के तहत। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो उसमें 90% सेंटर के तहत फंड किया जाता है, और 10% राज्यों के तहत और उत्तराखंड के ये यूटी के तहत जो है यहाँ पे फंड किया जा रहा है। बाकी उन यूटी जहाँ पे विधानमंडल नहीं है, विधानमंडल चलिए मुझे यहाँ पे बताइए किन केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे विधानमंडल आपको देखने को मिलेगा, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ऐसे कितने टोटल कितने यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं, उसमें कितने में स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है, टोटल कितने यूटी हैं और कितने में स्टेट लेजिस्लेचर आप देख सकते हैं, राज्य विधानमंडल आपको देखने को मिलेगा, तो वो मुझे बताइएगा। और जो जहाँ पे विधानमंडल नहीं है वहाँ पे 100% जो है वो कौन फंड करता है, सेंटर वहाँ पे फंड करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। नोडल एजेंसी की बात करें तो इसका जो हेड है जो इसको मैनेज कर रहा है वो कौन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है वो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे पोषित कर रहा है, इस योजना को यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इम्प्लीमेंट कर रहा है। किस एक्ट के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्टेट हेल्थ एजेंसी भी इसके साथ काम कर रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के यहाँ पे इस योजना को राज्य लेवल पे और अच्छा बनाने को लेकर के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे कौन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और स्टेट लेवल पे कौन है, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोनों इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एक्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया था, वो एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013।
ये एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसको यहाँ पे ये एक्ट जो पास हुआ था संसद के द्वारा 10 सितंबर 2013 को राष्ट्र स्तर पर इसको यहाँ पे पास किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है। क्वालिटी फूड की बात यहाँ पे कही जा रही है, सस्ते दामों में उन लोगों को, जाके उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से डिग्निटी से आपकी वो रह सके जो बेसिकली सक्षम नहीं है। तो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन को यहाँ पे पहुँचाना है। इसी को लेकर के यहाँ पे ये एक्ट जो है वो पास किया गया है। देख सकते हैं इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इन्वॉल्व है। देख सकते हैं इसमें TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे 75% यहाँ पे ग्रामीण जो आबादी है उसको ये कवर करता है, और 50% की बात करें तो शहरी आबादी को ये क्या करता है, कवर करता है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देख सकते हैं, जहाँ पे भोजन जो है खिलाया जाता है, इनको यहाँ पे क्वालिटी फूड जो है वो यहाँ पे बांटा जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, अगर ओवरऑल की बात करें तो NFSA की बात करें तो ये भारत की कुल पॉपुलेशन का 67% यहाँ पे कवर कर रहा है, जिसको क्वालिटी फूड यहाँ पे इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी कौन है, किनको यहाँ पे ये इसका फ़ायदा मिल रहा है? तो बेसिकली जो TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो आ रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, उन्हीं को ही ये सारे चीज़ें का फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास करके वह घर जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं, उन परिवारों को यहाँ पे इस योजना के तहत यहाँ पे इस फैसिलिटी का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। यही लाभार्थी को यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कुल आबादी का टोटल 67% यहाँ पे सेवा प्रदान किया जा रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान देखने को मिलेगा, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रति माह प्रति व्यक्ति को यहाँ पे 5 किलोग्राम यहाँ पे चावल पर केजी, गेहूं पर केजी और मोटे अनाज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी अनाज की बात करें तो 5 किलो यहाँ पे पर पर्सन पर मंथ दिया जा रहा है। और अगर मैं राइस की बात करूँ तो राइस को 3 रुपये प्रति केजी यहाँ पे दिया जा रहा है। गेहूं की बात करूँ तो 2 रुपये प्रति केजी दिया जा रहा है। और मोटे अनाज जो है वो 1 रुपये प्रति केजी यहाँ पे बांटा जा रहा है इस योजना के तहत। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो भी परिवार आते हैं उनको 35 किलो का अनाज यहाँ पे पर मंथ पर हाउस होल्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रति माह प्रति परिवार जो है 35 किलोग्राम खाद्यान्न यहाँ पे मिलता रहेगा, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके साथ साथ जो मैटरनिटी बेनिफिट भी यहाँ पे दिया जा रहा है उन लोगों को जो बेसिकली जो महिला गर्भवती हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक उनको यहाँ पे वित्तीय सहायता भी दिया जा रहा है, जो कि 6,000 रुपये का है। ये भी उनको इससे फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, इसके अंतर्गत ये ध्यान रख सकते हैं। भोजन के साथ साथ वित्तीय सहायता भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मील के साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 6,000 रुपये का यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग मदर है उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। मिल्स यहाँ पे बच्चों को इसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको भी यहाँ पे मिल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये सारे लाभार्थी हैं जहाँ पे ये सारे फूड ग्रेन्स और मिल्स जो है वो अलाउ किए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं लाभार्थी को, ध्यान से समझ सकते हैं इसको। उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है। तो आई होप ये पूरा न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। डिवीज़न बिल में किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। डेली बेसिस पे ये क्लासेस आपकी होती है, डिटेल्ड में होती है, अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिए। आंसर्स राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये सारे पॉइंट्स, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।